हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों बहुत दिन हो गए यार, फर्स्ट ईयर का कोई लेक्चर नहीं आया था फिजिक्स का। इसके लिए बच्चों आपसे माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। आज है हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन। इसमें सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं कि सदिशों के घटक पढ़ते हैं हम, ठीक है। सदिशों के घटक क्या होते हैं? घटक मतलब कि सदिश किन किन रूपों में विभाजित हो रहा है, ठीक है। सदिश कितने भागों में विभाजित हो रहा है, हम आज यहां पर पढ़ते हैं कि देखो जो ये हमारे पास देखो ये व्हाइट बोर्ड पे वेक्टर दिखाई दे रहा है आपको, एक सदिश दिखाई दे रहा है v, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है? v सदिश, यानी कि वेलोसिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब बच्चों यहां पे देखो आप कि ये जो वेक्टर v है ये किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में? एक्स वाई प्लेन में बना है, तो बच्चों ये देखो कि ये एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में। बच्चों ना तो ये कंप्लीटली एक्स डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ना ये वाई डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है ना कुछ आपको? भाई आप ये सोचते हैं कि एक्स डायरेक्शन में सीधा होता तो ऐसे होता है ना, वाई डायरेक्शन में सीधा होता तो इस तरह होता। यार ये तो इस तरह जा रहा है। अब हम यहाँ पे ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है या वाई डायरेक्शन में जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये दोनों ही डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी वैल्यू क्या है? दोनों ही डायरेक्शन में, एस में एक्स में भी है और वाई में भी है। एक्स में भी और वाई में भी है। कैसे एक्स में और वाई में? देखो बच्चों यहां पर हम ये देखते हैं सबसे पहले, भाई हम इसको एक्स अक्ष से भी मिला देते हैं और वाई अक्ष से भी मिला देते हैं, ठीक है। ये मिला दिया। एक्स अक्ष से कितना एंगल बना रहा है बच्चों? ये थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। अरे एक एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत प्यारा सा एक एग्जांपल देता हूं। मान लिया जैसे बच्चों की खिलौना गाड़ी होती है ना, तो बच्चे अब देखो खिलौना गाड़ी होती है, मान लिया वो चलते चलते क्या हो जाती है, बंद, उसकी बैटरी सब खत्म हो गई है, सेल खत्म हो गई उसमें। फिर उसके बाद बच्चा क्या करता है, उसमें एक क्या लंबा धागा सा बांधता है, लंबा धागा सा बांधता है, फिर उसको क्या करता है, खींचता है। अब देखो जो उसको खींच रहा है, कुछ ऐसे मान लो यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, कुछ मान लिया यहाँ पे मैं मान लूं कि ये एक क्या है, बच्चा, ठीक है। यहां पे इसने फिर यहां पे क्या कर दिया, इसे, इस गाड़ी को फिर खींचना शुरू कर दिया भाई इस तरीके से, यानी कि इसके हाथ में धागा है और इस धागे से ऐसे खींचना शुरू कर दिया। अब क्या है, गाड़ी क्या है, इधर भी जा रही है, गाड़ी पे जो लगने वाली फोर्स है, अब बच्चा क्या बल लगा रहा है उस पर, भाई क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। बच्चा तो फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें क्या वेलोसिटी पैदा हो रही है ना, वो जा रही है आगे, ठीक। बच्चा जब फोर्स लगा रहा है, उसे खींच रहा है आगे, तो बच्चा क्या कर रहा है, फोर्स लगाते, वो फोर्स कितने कैसा है उसका, वो एक्स डायरेक्शन में भी है, मतलब इधर की तरफ भी खींच रहा है वो, और ऊपर भी तो उसने धागा उठा रखा है, ऊपर भी धागा उठा रखा है ना, तो फोर्स वो एक्स डायरेक्शन में भी लग रही है, आगे की तरफ भी लग रही है और ऊपर की तरफ भी लग रही है। भाई यहां पे देखो ना, एक्स डायरेक्शन में भी आगे जा रहा है ये धागा, ये देखो ये धागा कहां है, एक्स डायरेक्शन में आगे भी जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में इतना आगे जा रहा है, वाई डायरेक्शन में ऊपर भी तो जा रहा है ये, वाई डायरेक्शन में इसकी दिशा वाई डायरेक्शन में भी और एक्स डायरेक्शन में भी है, दोनों डायरेक्शन में। तो एक्स में कितनी है, वाई में कितनी है, कैसे निकालते हैं बच्चों? हमने इसको क्या मान लिया भाई, थीटा एंगल मान लिया, जहां पे ये इस धागे को खींच रहा था बच्चा, हमने मान लिया कि ये इससे एक्स अक्ष से कितना थीटा कोण बना रही है, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बच्चों इस तरह से इसे खींच रहा था, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, एक्स डायरेक्शन में जो ये खींच रहा था, तो एक्स डायरेक्शन में इसकी कितनी वैल्यू आ रही है, वाई डायरेक्शन में कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक। किसकी? इस v की। हमने इस v को माना भाई, अभी बच्चों का तो हमने देखो एग्जांपल दे दिया तुम्हें कि ये फोर्स लगा रहा है। हमने वास्तव में वेक्टर तो क्या माना था, ये वेलोसिटी वेक्टर माना था, ठीक। इस वेलोसिटी वेक्टर को हमने कहा था कि इसकी क्या है, दो डायरेक्शन है। दो डायरेक्शन है, कौन कौन सी है बच्चों, एक्स भी है और वाई भी है। इसका मतलब इसके दो घटक होंगे, एक्स दिशा में भी वाई दिशा में भी। हमने क्या किया, इसका घटक जो है, इस v ने जो x के साथ थीटा कोण बनाया है, यहां पे हम इसको इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि x डायरेक्शन में कितना गया है और y डायरेक्शन में कितना गया है, ठीक। वैल्यू निकालेंगे बच्चों, यहां कुछ नामकरण कर दो, a b, v तो है यहां पे, चलो v क्या है, v तो यार वेलोसिटी वेक्टर है, c और d। त्रिभुज abc में देखते हैं, त्रिभुज abc में, इन ट्राइंगल abc, ठीक। त्रिभुज एबीसी में यदि देखो बच्चों, तो क्या है, हमें ये वैल्यू निकालनी है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू क्या हमें गिवन है भाई, ये वैल्यू क्या है, v है, ये वैल्यू क्या है, v वैल्यू है, ये हमारे पास है, ये हमें निकालनी है। यानी कि ये क्या है, कर्णभुजा है, हाइपोटेनियस है, ये क्या है हमारे पास, बेस यानी कि आधार है। तो आधार और कर्ण से क्या निकलता है हमारा, कॉस थीटा। क्या निकालेंगे हम, कॉस थीटा इज इक्वल टू, भाई समझ में आई बात, कॉस थीटा इज इक्वल टू
अब यार ये मत सोचना कि सर cos थीटा क्यों निकाल रहे हैं, अरे वैल्यू हमें ये चाहिए बेटा, ए बी की वैल्यू चाहिए, है ना, वो एक्स डायरेक्शन में कितना गया है, तो और ये वैल्यू गिवन है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे आधार यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन कितना, ए सी, ए सी की वैल्यू कितनी है v, तो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ए बी इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या है, वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा। बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई, एक्स थीटा की एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, कौन सा, एक्स की डायरेक्शन में इस v का घटक या कंपोनेंट कितना हो गया बच्चों, v cos थीटा, उसका मान कितना आ गया, v cos थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों हमारे पास ये जो y डायरेक्शन में, इसको निकालते हैं भाई, y डायरेक्शन में कितना गया ये, y डायरेक्शन में इसका क्या मान है, तो y डायरेक्शन के लिए बच्चों फिर वही हमारे पास क्या है, ये तो गिवन है क्या, हाइपोटेनियस, और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी ए और डी की। बच्चों देखो ये ए और डी की वैल्यू इतनी नहीं होगी जितनी बी और सी का मान है, भाई बी और सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू ए डी के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसी में देख लेंगे, इसी ट्राइंगल में देखते हैं, ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल ए बी सी में ही हम देखते हैं क्या है। अब हमें ये वाला लेना है, ठीक, बी सी, ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा, भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस से क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा, तो साइन थीटा यानी कि लंब और कर्ण से, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, ए सी, और ए सी की वैल्यू क्या है, वी है, चलो बी सी बाई वी हो गया, हमें यहाँ बी सी की वैल्यू चाहिए, तो बी सी इज इक्वल टू वी की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, वी साइन थीटा, ये वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास, वी साइन थीटा। तो यहां से एक बात का हमें यह पता चल गया बच्चों कि जो भी वेक्टर इस ऐसे में मान लिया कभी एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है, और एक्स अक्ष के साथ कितना थीटा कोण बना रहा है, तो एक्स अक्ष के साथ, जिस अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है वो उसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा। ध्यान देना, यहां गलती मत कर देना, रट मत लेना इसे कि इस डायरेक्शन में एक्स अक्ष की दिशा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, वाई अक्ष की दिशा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चों। सही क्या होगा कि जिस अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा हो, ठीक, रिजल्टेंट या ये कहो कि जो वेक्टर जो है जिस अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है उस अक्ष में क्या, कौन सा घटक होगा इसका, कॉस थीटा वाला, और उससे 90 डिग्री के एंगल पर, किससे, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट से 90 डिग्री के एंगल पर कितना होगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है, ये कॉस थीटा वाला घटक होगा जिसने जहां से थीटा कोण बनाया, जिस अक्ष से थीटा कोण बनेगा वो होगा कॉस थीटा वाला घटक, और ये वाला होगा साइन थीटा वाला घटक, हिंदी मीडियम वाले घटक, इंग्लिश मीडियम वाले कंपोनेंट। बात समझ में आ गई बच्चों, इतना क्लियर हो गया। चलो इस डायरेक्शन में साइन, अब देखो ये चेंज के मैंने क्यों कहा कि रट मत लेना, इसलिए बच्चों मान लिया अभी अगले बार हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, भाई ये हमारे पास x है, ये हमारे पास क्या है, y है, और ऐसे ही है v हो गया। अब मान लिया थीटा कोण में इसे कह दूं, अब बताओ, अब x अक्ष की डायरेक्शन में और y अक्ष की डायरेक्शन में घटक क्या क्या होंगे, कंपोनेंट की क्या वैल्यू निकलेगी। अब इधर जो वैल्यू निकलेगी ये क्या निकलेगी हमारे पास, ये वाला अब ये वाला निकलेगा बच्चों हमारे पास, ध्यान रखना, v साइन थीटा, y अक्ष की डायरेक्शन वाला, अब ये निकलेगा cos थीटा, सॉरी, अब y अक्ष की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जो होगा वो cos थीटा निकलेगा। आई बात समझ में बच्चों, ये वाला हम इसे देखो क्या बोल सकते हैं, इसे ax भी बोल सकते हैं, सॉरी vx, ये क्या है, x अक्ष वाला डायरेक्शन, यानी कि v की वैल्यू x डायरेक्शन में कितनी है, vx भी बोल सकते हैं हम इसे, ध्यान रखना, vx इज इक्वल टू v cos थीटा, इसे क्या बोलेंगे, इस वाले को बच्चे क्या बोलेंगे, vy, यानी कि v का y के डायरेक्शन में कंपोनेंट v sin थीटा। अब यहां पे देख लो, यहां पे अब पलट गया, एंगल पहले किसके साथ था, थीटा एंगल x अक्ष के साथ था, अब किसके साथ हो गया, y अक्ष के साथ, अब पलट जाएगा बच्चों। अब क्या हो जाएगा, vy बराबर हो जाएगा v cos थीटा, और vx इज इक्वल टू हो जाएगा v sin थीटा। अरे बच्चों समझ में आ गया है या नहीं आया, एक बार स्क्रीन में देख लें, सही आ रहा है नहीं, बिल्कुल सही आ रहा है, खूबसूरत आ रहा है। अगर बच्चों यहां आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ये हम आपको साफ साफ दिखाएंगे, इसका मतलब क्या है, यहां पे vy
बराबर क्या आ जाएगा, v cos थीटा, और v x कितना आ जाएगा, v sin थीटा। अब ठीक है, अब समझ में आ गया बच्चों, इसीलिए कहा था कि रट के मत बैठ जाना। ठीक है, अब देखो चेंज हो गया ना। चलो इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी जल्दी से उतार लो बच्चों। इसके बाद आपको एक देते हैं, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि मान लिया हमारे पास ये x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है। मान लिया F बराबर 10 न्यूटन दे दिया। F बराबर कितना दे दिया, 10 न्यूटन दे दिया, और यहां से एंगल बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका x दिशा में घटक और y दिशा में घटक ज्ञात करो। यानी कि f डायरेक्शन में फाइंड द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। वैल्यू ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिख दो, कंपोनेंट ऑफ F इन x डायरेक्शन और y डायरेक्शन। यानी कि किसके कंपोनेंट की, F की फोर्स के कंपोनेंट x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में क्या क्या है। तो अभी तक क्या सीखा बच्चों आपने, अभी तक आपने ये सीखा कि जो भी एक्सिस के साथ एंगल बन रहा था, जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बन रहा था वो हमारा cos थीटा वाला हो जाता था। अब हम वैल्यू निकालते हैं बच्चों, किसकी वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, cos थीटा वाले की। यानी कि fx, x डायरेक्शन में बनने वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। अरे बताया था यहां पे। ठीक है, तो fx बराबर क्या हो जाएगा, f cos थीटा। f cos थीटा की वैल्यू निकाल लो बच्चों। f की वैल्यू कितनी है गिवन, 10 न्यूटन। cos थीटा यानी कि cos 60 बराबर कितना आ गया बच्चों, 10 गुणा cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। गंदे बच्चे हैं, बिल्कुल पता नहीं है। 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 न्यूटन आ गया। अरे समझ में आया नहीं आया, f डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आ गया, इसका 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब सॉरी x डायरेक्शन में। अब आ जाओ fy, कितना आ जाओ fy, इसके डायरेक्शन में लगने वाली कंपोनेंट। ठीक, y x में आ जाओ, y x में कितना लगेगा बच्चों, वही f sin थीटा। f sin थीटा बराबर f की वैल्यू कितनी होगी, 10 sin थीटा। अरे थीटा का मान तो फिर भी कितना आएगा, 60 ही आएगा बच्चों। कितना आएगा, sin 60। तो 10 इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2। 2 से 2 5 जा 10, 5 √3 न्यूटन, 5 √3 न्यूटन। तो कितना आ गया बच्चों, दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट था फोर्स का उसकी वैल्यू भी आ गई, y डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट था फोर्स का उसकी वैल्यू भी आ गई, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसे उतार लो, कॉपी कर लो। हाँ 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 हाँ, गड़बड़ हो गया बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ज़्यादा नीचे चले गए, बहुत नीचे गिर गया, थोड़ा गंदी बात। हाँ चलो कोई बात नहीं। हमें यहाँ का क्या था, fx में कंपोनेंट। ठीक है, fx में कितना था, f cos थीटा, f का यानी कि 10 इंटू cos 60 बराबर 10 गुणा 1/2, 5 कितना आ गया था, ये तो आ गया था 5 न्यूटन। ठीक, दूसरा क्या था, कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, f y इज इक्वल टू कितना था बच्चों, f sin थीटा इज इक्वल टू 10 इंटू साइन 60 बराबर 10 इंटू √3/2। 2 से 2 5 जा 10, कितना 5√3 न्यूटन। बच्चों समझ में आ गया, समझ में आ गया है। अब सही आ रहा है स्क्रीन में, अब बिल्कुल ठीक आ रहा है। अरे उतार लिया बच्चों, उतार लिया। हाँ, काहे इतना फाड़ फाड़ के देख रहे हो फिर हैं, जब उतार लिया है भैया बता तो दिया करो। सर बताएं कैसे, आप तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, कुछ करो सर। चलो अब बच्चों दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक, अब यहां पे चलो हमने यहां पे ले लिया कोई वेलोसिटी वेक्टर है v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड।
कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट। चलो भाई बच्चों बताओ जरा, v के, ठीक है ना, v के किसके फाइंड करने हैं? v वेलोसिटी वेक्टर, v के x डायरेक्शन में कंपोनेंट और y डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करने हैं। समझ में आ गया बच्चों? यानी कि अरे जो वेलोसिटी दी गई यार, v के मतलब वेग के, ठीक है, वेग के क्या करने हैं? x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करने हैं। करो भाई x डायरेक्शन में। अब यहां पे तुम सोचोगे सर यहां पे तो पहले तो बहुत अच्छा था, एक्स डायरेक्शन में जो हमारे पास वैल्यू थी उसका पता चल रहा था, यहां से चल रहा था कि एक्स डायरेक्शन के साथ कितना कोण बना रही है, वाई डायरेक्शन में फिर हम 90 डिग्री पे ले लेते थे, है ना, और वही हमारा एंगल रहता था। अब तो ये यहां से कुछ अजीब सा लग रहा है बच्चों, कुछ अजीब सा नहीं है, एंगल तो अभी 90 डिग्री है। अरे एंगल की वैल्यू आपको 90 डिग्री रखनी है दोनों जगह। कैसे? एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होता था हमारा, अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, अब बताएंगे हम। एक्स डायरेक्शन में वी का कंपोनेंट, उसे क्या लेंगे हम? वी एक्स बराबर वी कॉस थीटा, ये तो लिखेंगे वी कॉस थीटा। चलो बच्चों वैल्यू पुट करो। v cos थीटा का मतलब क्या है? v का मतलब है 10 और cos थीटा कितना है? cos 90। अरे cos 90 है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 होती है। तो क्या हो जाएगा? vx बराबर 0 हो जाएगा। vx बराबर क्या हो जाएगा? 0। भाई cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 होती है। अब आ जाओ vy, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर किसमें? वाई डायरेक्शन में। वी वाई आ जाओ, वी वाई। वी वाई की वैल्यू क्या है कि बच्चों? वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। वैल्यू पुट करो। वी, ओहो वी की वैल्यू तो पुट की नहीं। वी की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 10 गुणा 1 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। अरे बच्चों यहां से एक बात और भी बच्चों ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको पता है कि यहां पे x डायरेक्शन में तो कोई मान है ही नहीं भाई। v की जो सारी की सारी वैल्यू है यार, एक बात तो बताओ, ये x अक्ष है, ये तो आपको पता है, ये y अक्ष है, ये भी आपको पता है। तो x अक्ष में तो v का मान है ही नहीं, मतलब v जो है वेलोसिटी x डायरेक्शन में हो ही नहीं रही है, वेग x डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं। तो x डायरेक्शन में कितना आएगा? तभी तो क्या है? 0 आई वैल्यू। हमने इसे करके भी तो देखा, सॉल्व करके भी देखा ना, इतना तो हमें पता था पहले से ही कि x डायरेक्शन में क्या है? वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, सारी क्या है? y डायरेक्शन में ही तो सारी की सारी, x डायरेक्शन में कुछ नहीं है। x डायरेक्शन में जब कुछ है ही नहीं तभी तो वैल्यू 0 आई, ठीक है। y डायरेक्शन में थी सारी की सारी, कितनी आ गई? 90 आ गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? क्लियर? उतार लो जल्दी से। हवाई जहाज हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल मतलब समतल से, कितने? 60 डिग्री के कोण पर उड़ान भरता है। 60 डिग्री के कोण पर उड़ान भरता है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? v बराबर 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसका वेग है, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब वेग है। कैलकुलेट इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी। तो इसका हॉरिजॉन्टल यानी कि ये वाला कंपोनेंट x डायरेक्शन का और y डायरेक्शन का घटक ज्ञात करना है इसकी वेलोसिटी का। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया? एक हवाई जहाज है जो भाई क्या करता है? 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ान भरता है। तो इसका हमें जो इसकी स्पीड है, जो इसका वेग है, उसका हमने क्या करना है? क्षैतिज घटक और लंबवत घटक, हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज घटक। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? क्षैतिज घटक। और जो हमारा वर्टिकल उसे बोलेंगे लंबवत घटक। ज्ञात करना है किसका? इसकी स्पीड का, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया? ओके चलो बच्चों अब क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। यार कोई नया क्वेश्चन नहीं है, आपको वो भी समझाया हुआ है भाई। यहां से एरोप्लेन का हम क्या करेंगे? एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, ठीक, कंपोनेंट इन एक्स, ये क्या लिखेंगे हम? कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन या कंपोनेंट ऑफ एक्स डायरेक्शन वी एक्स लिखेंगे। इसकी स्पीड का है ना बच्चों, ये वेलोसिटी का ही तो वेक्टर निकाल रहे हो, कंपोनेंट सॉरी। तो वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 200 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। कॉस थीटा कितना आ जाएगा? कॉस 60 डिग्री।
तो 200 गुणा cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से कितना हो जाएगा 100 बार ये कट गया तो कितना हो जाएगा 100, क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब ध्यान देना बच्चों, क्या आएगा, ये सही लिखा मैंने या नहीं लिखा? अरे मीटर पर सेकंड गलत नहीं लिख दिया क्या? किलोमीटर पर आवर आएगा यार। क्या आएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखना इन चीजों को यहाँ पे, ठीक है। किलोमीटर, इसीलिए मैं बोला था मैंने सही लिखा है नहीं लिखा, ठीक। वी एक्स का कंपोनेंट यानी कि एक्स अक्ष की दिशा में जो हमारा घटक आ गया या एक्स अक्ष की दिशा में जो हमारी वैल्यू आई है कंपोनेंट की, वो कितनी आ गई है 100 किलोमीटर पर आवर। अब वी वाई पे आ जाओ बच्चों, यानी कि वाई, वाई का मतलब क्या था वर्टिकल कंपोनेंट। ये क्या है वर्टिकल कंपोनेंट। देखो हॉरिजॉन्टल की वैल्यू निकल गई हमारे पास, ये आ गई हॉरिजॉन्टल की वैल्यू। अब वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, ये कौन सा था हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। अब क्या आ रहा है वर्टिकल। वी वाई बराबर वी साइन थीटा। यार अब तो तुम कर लोगे, अब तो तुम उस्ताद हो गए हो। 200 गुणा साइन कितना कितना 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो 200 गुणा √3/2, 2 से फिर कट गया ये 100 बार, कितना आ गया वाई दिशा का कंपोनेंट वी वाई बराबर 100 इंटू 100√3, ये आ गया किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये आ गया कौन सा कंपोनेंट हमारा आ गया वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल। इसका मतलब क्या है क्षैतिज घटक है ये हमारा, क्षैतिज, और ये क्या है लंबवत। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हो गया? अरे भाई यार कुछ नहीं है, बस एक्स दिशा का और वाई दिशा का घटक पूछा हुआ था जो हमने इससे पहले आपको बताया, ठीक है। उठा लो, उतार लिया, उतार लिया बच्चों। चलो, अगर बच्चों कभी उतारा नहीं होता तो कोई बात नहीं यार, वीडियो पॉज कर लिया करो, आपके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, ठीक है ना। हाँ, वीडियो पॉज कर लो, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर ऐसे पूछता रहा मैं कि बच्चे उतार लिया, फिर तुम्हारे इंतजार करूंगा कि बच्चों ने जवाब दिया, बच्चे जवाब दे रहे, पता लग रहा कि 1 महीने बाद मिल रहा है बच्चा जी हाँ उतार लिया था मैंने, तो 1 महीने तक आप जो है वीडियो यहीं रहेगी, है ना। समझ में आया? ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो कोई बात। तो अभी तक बच्चों हमने बताया आपको कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो क्या आता है, उसकी वैल्यू हमारी cos थीटा बताई। अगर वो एक्स अक्ष से थीटा कोण बना रहा है तो, अगर थीटा कोण वाई अक्ष से बना रहा है तो वो आ जाएगा, कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, यदि हमारे पास किसी वेलोसिटी का निकालना है तो वी वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास वी cos थीटा। कहने का मतलब ये है कि जिस भी डायरेक्शन से थीटा कोण बना, अगर थीटा कोण यहां से बना है तो ये वाला कंपोनेंट cos थीटा वाला आएगा, अगर थीटा कोण यहां से बना है तो ये वाला कंपोनेंट हमारा cos थीटा वाला आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम ये देखते हैं बच्चों कि ये जरूरी नहीं कि आपको x और y डायरेक्शन में ही ये मिलेगा। आपको x और y डायरेक्शन से इसका मतलब नहीं है कि x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हमेशा cos थीटा का लेना है या थीटा कोण बना रहा है। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, z डायरेक्शन में भी हो सकता है, या हो सकता है x और y डायरेक्शन में भी ना हो, z डायरेक्शन में भी ना हो, किसी भी डायरेक्शन में। बस हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो दोनों घटक हम लेंगे, क्षैतिज घटक और लंबवत घटक, उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना होना चाहिए 90 डिग्री का। भाई हमने इससे पहले हमने एक्स और वाई डायरेक्शन में लिए थे, अब हम लेते हैं, मान लिया हमारे पास कोई, हमारे पास ऐसा प्लेन है ये इस तरीके से, ठीक है। हमने यहां पे कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु रख ली है, m मास, इसका मास कितना है m है। ये क्या है बच्चों प्लेन है नीचे समतल, ठीक है, ये क्या है प्लेन है नीचे। अब प्लेन का मतलब क्या है, इसका मतलब अर्थ है हमारी, है ना। अब जो ये इस पर वेट, इसका वेट क्या करेगा बच्चों, देखो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस तरीके से फोर्स लगाएगा। कोई भी हमारे पास m मास का कोई भी वेट है तो हमारी धरती माता पर कैसा फोर्स लगाता है वो, या वेट उसका कैसे काम करेगा, mg फोर्स लगाता है बच्चों। याद है मैंने आपको ये द्रव्यमान तथा भार में जब अंतर बताया था, तो ये
क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से क्या करेगी, इसको धरती माता अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, तो इस पर लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, mg। किसी भी m मास की वस्तु पर क्या लगती है, नीचे की तरफ फोर्स mg फोर्स लगती है। अब ये तो देखो बिल्कुल सीधी लगेगी एकदम, ठीक है। वैसे ऑलरेडी क्या है, ये वाई डायरेक्शन में, हमें वाई डायरेक्शन में नहीं लेना कंपोनेंट भाई। इस mg का हमें दो कंपोनेंट लेने हैं जो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो। तो एक कंपोनेंट बच्चों हम यह क्या करेंगे, देखो मान लिया अगर ये एंगल कितना है, थीटा एंगल है, क्या एंगल है, थीटा एंगल है। तो एक कंपोनेंट तो देखो बच्चों हम इसका क्या लेंगे, इसी ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये झुका हुआ समतल है, एक कंपोनेंट तो लेंगे हम इसी डायरेक्शन में। देखो अब ना तो ये x डायरेक्शन है ना ये y डायरेक्शन है, हमने आपको पहले बताया ना तो अभी हम x डायरेक्शन में ले रहे हैं ना y डायरेक्शन में ले रहे हैं। x और y कंपोनेंट जो cos थीटा वाला और sin थीटा वाला घटक है, ये आप किसी भी दो डायरेक्शन में ले सकते हो, इसके लिए जरूरी नहीं है कि x और y ही डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। तो x डायरेक्शन के लिए जो कंपोनेंट सॉरी m का जो ये डायरेक्शन है, ये ना x में है ना y में है। यहां पे हमने एक कंपोनेंट ले लिया, इस डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है। मान लिया हमने इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लिया mg। अभी रुक जाओ, अभी cos थीटा sin थीटा को डिसाइड मत कर लेना, पहले वो एंगल के हिसाब से होगा, ठीक। दूसरा मैंने कहा था कैसे लेना है, इसके 90 डिग्री पर लेना है भाई। एक कंपोनेंट हमने ये ले लिया, अब दूसरा क्या आ जाएगा, इसके ठीक 90 डिग्री पर, तो ये आ गया इसके ठीक 90 डिग्री पर, ऐसे में आ गया। ये एंगल पूरा कितना हो गया बच्चों, अब 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये एंगल पूरा 90 डिग्री का हो गया। अब देखो यहां देखो, ये एंगल है पूरा 90 डिग्री का, यहां से यहां तक, कहीं सोचोगे यहां से यहां तक का है। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, इस ट्राइंगल में अब हम cos थीटा और sin थीटा का डिसीजन लेंगे कि sin थीटा किसको देना है, यहां पे आएगा sin थीटा या यहां पे आएगा। देखो इसको भी फिलहाल आप mg लिखो भाई, cos थीटा sin थीटा तो अब आएंगे ना। अब यहां पे देखो इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस त्रिभुज में देखो, ये वाला कितना का है, ये तो थीटा एंगल है, ये वाला एंगल सबको पता है, दिख ही रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये वाला कौन कितना होगा, ये वाला एंगल जो हमारा बनेगा केवल और केवल ये, ठीक है भाई। दोनों तीनों एंगल को जोड़कर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब तीनों एंगल को जोड़ के देख लो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा 180, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, देखो ये वाला जब 90 माइनस थीटा है, ये वाला एंगल देखो यहां से यहां तक 90 माइनस थीटा है, और यहां से पूरा ये एंगल कितना था, 90 डिग्री था, ये वाला पूरा कितना था, 90 डिग्री था। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना है, थीटा। अब हमारे पास एंगल का पता चल गया कि थीटा एंगल कौन सा है। तो थीटा एंगल, जहां पे थीटा एंगल होता था, यानी कि जो भी वेक्टर किसी भी इस अक्ष के किसी भी अक्ष से थीटा एंगल बनाएगा, वो थीटा एंगल वाला कौन सा होता था कंपोनेंट, cos थीटा वाला होता था। तो यानी कि mg का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, mg cos थीटा। बस इसके 90 डिग्री में अभी आराम से लिख सकते हो mg sin थीटा। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के, आपको इंक्लाइन प्लेन के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वहां आप ये देख लेना कि जो इंक्लाइन प्लेन होगा उसके एलोंग जो वेक्टर होगा वो mg sin थीटा का ही लेना हमेशा। ये इसलिए आपको बताया गया, वरना मैं आपको केवल एक लाइन में बता देता कि बेटा जरूरी नहीं है कि x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में बनने वाले कंपोनेंट हमेशा केवल x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में ही कंपोनेंट बनेंगे, हमेशा किसी भी डायरेक्शन में बन सकते हैं। बस क्या होना चाहिए, दोनों कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। दोनों कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो हमने यहाँ ये पता लगा लिया कि ये इंक्लाइन प्लेन के एलोंग कितना है, mg sin थीटा है, और इसके वर्टिकल लंबवत कितना हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है, क्लियर। अब देखो बच्चों, अब हम इससे रिलेटेड सवाल करेंगे आगे। बच्चों समझ में आ गया, ये मिटा दें, चलो मिटा दिए। देखो सही आया, साफ नहीं आया, हाँ बिल्कुल साफ तो आया है थोड़ा। अब ठीक लग रहा है ना, मिटा दें। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन है, ए मैन रोज ए बोट विद ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक। द शोर लाइन, शोर लाइन का मतलब होता है बच्चों तट रेखा, ठीक है, तट रेखा होती है शोर लाइन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है, देखो ये आपकी होगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है बच्चों, इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन क्या हो गई आपकी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ए मैन रोज ए बोट विद 48 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड है इसकी,
48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक। इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन द शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या है? साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से 15 डिग्री का एंगल बना रही है शोर लाइन, यानी कि ये है इसकी तट रेखा, 15 डिग्री का एंगल बना रही है यहां से, ये शोर लाइन है। ठीक है, कौन सी है? ये है शोर लाइन। शोर लाइन ने कितना एंगल बनाया? इससे साउथ ऑफ वेस्ट से कितना? 15 डिग्री का एंगल बनाया। ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बोट, यानी कि बोट की या नाव की जो वेलोसिटी है, वेग है, उसके कंपोनेंट फाइंड करने हैं, घटक फाइंड करने हैं हमें अलोंग द शोर लाइन, शोर लाइन के साथ, एंड परपेंडिकुलर द शोर लाइन, और शोर लाइन के परपेंडिकुलर। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 48 है किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे देखो बच्चों, यहां पे कितने का एंगल बना भाई? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है वेलोसिटी। ये एंगल चारों के चारों कितने हैं? ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये 45 डिग्री बना रही है यहां से। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बीचों बीच जाएगी ना, तो कितने का बनाया? 45 डिग्री का एंगल पे इसकी वेलोसिटी, जो ये नाव चला रहा है। ठीक है, 45 डिग्री। 45 डिग्री किससे बनाया इसने? इस डायरेक्शन से, है ना। नॉर्थ ऑफ वेस्ट हो गया, ये कितना हो गया? नॉर्थ ऑफ वेस्ट 45 डिग्री बनाया। अब ये बोल रहा है लेकिन 15 डिग्री कहां से बना रहा है ये? शोर लाइन से। 15 डिग्री कहां से? शोर लाइन से। इसकी जो शोर लाइन है वो 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 15 डिग्री झुकी हुई यहां से शोर लाइन ये है। अब हमें कंपोनेंट किसके? वेलोसिटी के, यानी कि नाव की जो चाल है, जो स्पीड है, उसका हमें एक तो शोर लाइन के इसके अलोंग कंपोनेंट चाहिए और एक इसके अलोंग कंपोनेंट चाहिए। अब देखो नाव कौन सी नाव यहां से ये जा रही है, नाव ये जा रही है आपकी नाव। ठीक है, ये आपकी बोट है, ये बोट इस डायरेक्शन में जा रही है। 45 डिग्री का कोण इसने यहां से बनाया, 15 डिग्री का कोण इसने यहां से बनाया, तो 45 और 15 कितना हो गया बच्चों? 60 डिग्री। यानी कि शोर लाइन से कितने का एंगल बना रही है ये? से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 60 डिग्री वाला एंगल जो है, मान लिया बच्चों, देखो ये कुछ ऐसा है, अगर मैं आपको अलग से फिगर बना के बताऊं इसका, ये अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देखो ये जा रहा है 48 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, v बराबर कितना है? 48 किलोमीटर पर आवर। ये अब इसने कितना का बनाया? ये यहां से 15 डिग्री, ये हो गया आपका। अगर मैं इस रेखा को मिटा दूं यहां से, तो एक्चुअल में ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री का हो गया। 60 डिग्री का यहां से बना रही है। ठीक, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v cos 60 डिग्री। बात समझ में आई कुछ? और इसके अब 90 डिग्री का, भाई 60 डिग्री इसने यहां से यहां बनाया, तो यहां से इसका 90 डिग्री, तो कितना? अब 30 डिग्री रोटेट करेगी ये, और ये लगभग 90 डिग्री यहां पे आएगा। इसका कहां आएगा? यहां आएगा 90 डिग्री। ना कि इस पे मत चिपका देना, वरना तो फिर ये कितना हो जाएगा? 60 तो ये हो गया, यहां से यहां तक ये पूरा 45 है, ये ज्यादा हो जाएगा 90 डिग्री से। ठीक है, तो इसका मतलब कितना बच गया भाई? 60 हो गया, तो इसका मतलब ये कितना बच गया? 30 डिग्री से, और यहां रोटेट करेगा ये। बात समझ में आई या नहीं आई? तो यानी कि ये वाला हो जाएगा हमारा v cos 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा यहां पे v sin 60 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों? v sin 60 डिग्री। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें। अब आ जाओ हमारा x डायरेक्शन में कंपोनेंट, यानी कि शोर लाइन के अलोंग शोर लाइन, शोर लाइन के अलोंग क्या हो जाएगा? v cos 60। v की वैल्यू क्या है बच्चों? 48 किलोमीटर पर आवर, 48 हो जाएगा। cos 60 क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2, काट दो इसे, कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा इसका। ठीक है, 24। अब जो भी इसमें स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर हो गया, किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया आपका शोर लाइन के अलोंग। अब आ जाएगा परपेंडिकुलर ऑफ शोर लाइन, परपेंडिकुलर ऑफ शोर लाइन, शोर लाइन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों? v sin 60 हो जाएगा। तो v sin 60 यानी कि 48, और sin 60 की वैल्यू √3/2। अरे sin 60 और cos 60 के सारे सवाल आज इसी से रिलेटेड तो हैं बच्चों। कितना आ जाएगा? 24, यानी कि 24 √3 किलोमीटर पर आवर।
बच्चों सवाल समझ में आ गया नहीं आया? देखो शोर लाइन से सवाल शुरू से समझ लो। एक बोट यानी कि एक नाव वाला कहाँ चल रहा था बच्चों? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, अब बच्चों नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ है शुरू में? तो इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन तो हम बीचों बीच वाले, देखो हमने पहले आपको डायरेक्शन बनानी सिखाई थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हमने कहा था ये कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट। हमने कहा था ये कौन सी होती है? नॉर्थ वेस्ट। हमने कहा था ये कौन सी होती है? साउथ वेस्ट। ये कौन सी होती है बच्चों? साउथ ईस्ट। जिसको पता नहीं है वो देख लो एक बार। अब वो कौन सी डायरेक्शन में गया? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गया। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में गया। ये डायरेक्शन ठीक बीचों बीच जा रही है, तो 90 डिग्री के एंगल में जब बीचों बीच कोई रेखा जाएगी तो कितने का एंगल बनाएगी? 45 डिग्री का। इसलिए हमें पता चल गया था कि यहां से कितने के डिग्री पर चल रहा है। यहां पे ये नाव वाला 45 डिग्री के कोण पर ये आगे की तरफ जा रहा है। अब 45 डिग्री का कोण इसने वेस्ट से बनाया, 15 डिग्री का कोण और इसमें बता दिया कि वो साउथ ऑफ वेस्ट, जो इसकी तट रेखा है, तट रेखा से कितना, इसकी तट रेखा जो है कहां से बना रही है? इस यहां से वेस्ट से कितने 15 डिग्री का कोण और बना रही है, जो इसकी तट रेखा है। अब तट रेखा से कितने का कोण बनाएगा नाव वाला? भाई नाव वाले का जो कोण था वो 45 डिग्री कहां से था? वेस्ट से था। वेस्ट से 45 डिग्री आ गया। लेकिन उन्होंने कहा है कि तट रेखा, हमें तो तट रेखा से ज्ञात करने, तो तट रेखा को उन्होंने बताया कि लेकिन तट रेखा जो है ये वेस्ट से 15 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो अब 45 डिग्री पे तो वो चल रहा था वेस्ट से, लेकिन उन्हें कह दिया बाद में कि नहीं भाई 45 डिग्री वेस्ट से मत देखो, हमें तो आंसर कहां से ज्ञात करना है? शोर लाइन से। तो शोर लाइन से फिर देखा कि 15 डिग्री और झुका हुआ था ये, तो 15 डिग्री और 45 डिग्री को क्या फिर जो दोनों को जोड़ दिया, तब हमें ये ज्ञात हुआ कि हमें कितने पे डिग्री पे निकालना? 60 डिग्री पे हमें जो है मान निकालने, लंबवत घटक और क्षैतिज घटक, यानी कि इसके एलोंग निकालना है और इसके क्या परपेंडिकुलर निकालना है। बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? उतार लो। यूनिट वेक्टर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में। यूनिट वेक्टर क्या होता था बच्चों? एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, हुज मैग्नीट्यूड इज ओनली एंड ओनली 1 एंड इट यूजेस ओनली एंड ओनली फॉर, किसके लिए? डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होता है। इसका जो प्रयोग होता है केवल और केवल क्या होता है? डायरेक्शन को बताने के लिए होता है। ठीक है, डायरेक्शन को बताने के लिए। कहने का मतलब क्या है कि जब इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसमें चाहे किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका काम केवल केवल क्या है? दिशा देने का काम है इसका काम। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर, मान लिया हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, कोई वेक्टर ए है, हमने इसको 4 भागों में बांट दिया। एक, ये कुछ ऐसे है, मान लिया हमने बोल दिया इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 मीटर है। इसका मैग्नीट्यूड कितना बोल दिया? 4 मीटर है। ठीक, तो 4 भागों में बराबर भागों में बांट दिया। भाई क्या होता था, जो हमने पहले बताया था कि वेक्टर का जो एरो होता है, एरो की जो लाइन होती है, इसका मैग्नीट्यूड होता है। जो इसे आगे ये जो क्या है, ये इसका जो तीर का निशान, ये जो आगे एरो बन रहा है, ठीक, ये क्या है? इसकी डायरेक्शन देने का काम करता है। तो इसका मैग्नीट्यूड हमने बोल दिया कि 4 है, तो इसका मतलब 4 मीटर है। ये 4 मीटर में से हमने ये एक भाग काट लिया, इसका ये वाला भाग काट लिया, क्या? 1 मीटर वाला भाग काट लिया। ठीक है, 1 मीटर वाला पार्ट काट लिया। 1 मीटर वाला पार्ट यानी कि ये हमने यहां से एक तरीके से यूनिट वेक्टर काट लिया। क्या काट लिया? यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमने कहा था कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? हुज मैग्नीट्यूड इज 1। लिख दो चाहे, हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, यूनिट वेक्टर हो गया। तो इसे बच्चों हम क्या कहेंगे? एक कैप। क्या कहेंगे? एक कैप। यूनिट वेक्टर के लिए जो हम जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या करते हैं? कैप। कैप चढ़ा। देखो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अलग से सिंबल दिया गया है यूनिट वेक्टर के लिए। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर के लिए, यूनिट वेक्टर होती क्या है बच्चों? इसकी वैल्यू ए कैप बराबर क्या होता है? वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। देखो अब क्या है यहां पर, इस तरह से शायद हो सकता है आपको समझ में ना आए हो। देखो कोई भी वेक्टर क्या है, अगर यहां पे देखो मोटे तौर पर समझने की बात यदि करें तो कोई भी वेक्टर किस किस से मिलकर बना होता है? एक उसका क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, और दिशा, डायरेक्शन के लिए।
हमने कहा डायरेक्शन के लिए किसका काम होता है, केवल और केवल यूनिट वेक्टर का काम होता है। तो मैंने कहा कि ये यूनिट वेक्टर को किससे इंडिकेट करते हैं हम, ए कैप से। तो ए तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, ए कैप हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है, ए कैप क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। कोई भी वेक्टर किससे मिलकर बना होता है बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब हमें चाहिए क्या, यही यूनिट वेक्टर की वैल्यू चाहिए। जब इसकी वैल्यू तुम फाइंड करोगे तो ये कहां चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये आ गई इसकी वैल्यू बच्चों, यूनिट वेक्टर ये होता है। और ये वेक्टर क्या होता है, डायमेंशन लेस भी होता है बच्चों, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, डायमेंशन लेस होता है ये। क्या होता है, डायमेंशन लेस भी होता है, विमाहीन होता है ये, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई यूनिट वेक्टर के बारे में। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बच्चों देखो, वैसे तो हम बोलते हैं कि हमारे पास कितनी, 4 दिशाएं मानते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेकिन साइंस मानता है कि कितनी होती है, 3 डायरेक्शन होती है। साइंस क्या बोलता है, 3 डायरेक्शन। कौन कौन सी, एक्स डायरेक्शन हो गई, वाई डायरेक्शन हो गई, जेड डायरेक्शन हो गई। जितनी भी बाकी और डायरेक्शन है सारे इनके कंपोनेंट है। बाकी देखो, कमरे के कोने पे नजर डालो जरा, कमरे के किसी भी कोने पे नजर डालोगे आप, ठीक है, तो यहां पे क्या है, एक्स डायरेक्शन हम बोलेंगे ये है। इधर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी। ये वाई है, इसकी अपोजिट हो जाएगी जेड है। ये जेड एक्चुअल में ऐसे नहीं है, जेड एक्चुअल में क्या है, ऐसे में। केवल इन्हीं 3 डायरेक्शन से सारी डायरेक्शन मिलकर बनी है, इन्हीं 3 डायरेक्शन से सारी डायरेक्शन मिलकर बनी है। हम यहां पर क्या करते हैं बच्चों, एक्स डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, आई कैप। डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए जहां भी एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे वहां पे यदि मैग्नीट्यूड के साथ यदि आई कैप लगाओ तो हम वो देखेंगे कि इसका मतलब वो एक्स डायरेक्शन का वेक्टर है। क्या बोलेंगे, एक्स डायरेक्शन का वेक्टर है। इसी तरह वाई के लिए क्या बोलेंगे, जे कैप। क्या नाम देंगे, जे कैप। और जेड डायरेक्शन वाले को क्या बोलेंगे, के कैप। यहां का यूनिट वेक्टर यानी कि के कैप क्या बताएगा कि कोई भी वेक्टर किस में है, जेड डायरेक्शन में। आई कैप क्या बताएगा कि कोई भी वेक्टर किस, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। और जे कैप क्या बताएगा, एक्स डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा आई कैप, वाई डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा जे कैप, एंड के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, सॉरी जेड डायरेक्शन को, जेड डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा आपका के कैप। ठीक है बच्चों, ये ने क्या बोलते हैं, एक तरीके से ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है, लंबकोणिक एकांक सदिश। लंबकोणिक का मतलब एक दूसरे से लंबवत है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं तीनों के तीनों, ठीक है। और एकांक सदिश का मतलब यूनिट वेक्टर है, तीनों डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, लंबकोणिक एकांक सदिश। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। चलो अब यदि हम इससे रिलेटेड आपको सवाल दें, यदि हम कहें कि तीन मीटर पॉजिटिव एक्स दिशा में या 3 मीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, कैसे लिखोगे आप इसको, 3 मीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो कैसे लिखोगे आप बच्चों, 3 मीटर क्या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, 3 एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। डायरेक्शन का काम देखो, 3 तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, 3 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और एक्स डायरेक्शन के लिए, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, आई कैप को यूज करोगे। ये हो गया आपका यहाँ का वेक्टर, ये वैल्यू हो गई आपकी। इस डायरेक्शन के लिए क्या वैल्यू हो गई, जो आपने बताया, इसको यदि हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक, तो क्या लिखोगे, 3 आई कैप। बात समझ में आ रही है। नंबर 2 पे यदि मैं बताऊं आपको कि 4 मीटर इन नेगेटिव ऑफ वाई डायरेक्शन एंड 5 मीटर इन पॉजिटिव ऑफ जेड डायरेक्शन। अब इसको आप वेक्टर के फॉर्म में लिखो, लिखो बच्चों वेक्टर के फॉर्म में। क्या बोला गया, 4 मीटर इन वाई डायरेक्शन, कौन से में, नेगेटिव, वाई का नेगेटिव डायरेक्शन, वाई का अब वाई का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो जे है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। तो माइनस के 5 जे कैप। अब पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, 5 एम,
5 मीटर क्या है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन क्या हो जाएगा के कैप। यदि नेगेटिव जेड डायरेक्शन होता तो माइनस के क्या हो जाता, के कैप हो जाता, माइनस के कैप हो जाता। तो हम क्या लिखेंगे 5 के कैप। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया, उतार लीजिए। अब मैं समझता हूं कि ये आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है, जल्दी से उतार लो। अब बच्चों यहां पे देखो, यार एक फिगर दिया हुआ है तुम्हें, है ना, वेक्टर ए, क्या है इसमें, वेक्टर ए बना हुआ है, किसमें, ये एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है। आपको अच्छी तरह से पता है कि एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ए कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन का क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो यही सवाल पूछे हुए सारे के सारे, यानी कि इस चैप्टर का जितना भी अभी तक आपको पढ़ाया इसका निचोड़ सारा क्या है, केवल और केवल इसमें ही दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने ये बता दिया तो समझ लो आपको सारा सब कुछ आ गया। तो ए एक्स का मतलब क्या है कि ए का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ गया बच्चों, ए कॉस थीटा। ए का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है बच्चों, ए साइन थीटा। अब देखो वेक्टर ऑफ ए एक्स, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, ए का वेक्टर फाइंड करना है। अभी तक ये क्या था, ए एक्स क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है, क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं है। अब ये क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर के साथ क्या क्या आएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आएगी। क्या आएगा, मैग्नीट्यूड भी आएगा, डायरेक्शन भी। तो एक्स का पहले तो मैग्नीट्यूड लिखो, क्या आएगा बच्चों, ए कॉस थीटा। अब क्या आएगा देखो, कहने का मतलब क्या है, चलो शॉर्ट में नहीं बताता मैं तुम्हें, ए एक्स तो ये आ गया बच्चों, ए एक्स, ठीक, इनटू क्या आएगा बच्चों, ए कैप भी तो आएगा, ए एक्स का कैप भी तो आएगा, या इसको ऐसे कर लो। अब बात समझ में आएगी, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो एक्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, ए कॉस थीटा, और ए एक्स कौन से में, डायरेक्शन क्या है, आई कैप, क्या हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन में कौन सा, डायरेक्शन के लिए हम कौन सा वेक्टर लेते थे बच्चों, आई कैप लेते थे। तो एक्स डायरेक्शन के लिए कौन सा है यूनिट वेक्टर, कौन सा है, आई कैप, क्या है, आई कैप। समझ में आ गया। अब देखो ऐसे ही वाई डायरेक्शन के लिए, अब आपको ये सब करने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट लिख दोगे क्या, ए साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, जे कैप। भाई वाई डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या है, वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप, एक्स के लिए आई कैप था, वाई के लिए जे कैप, जेड के लिए के कैप। चलो अब आता है ए इन कार्टेशियन फॉर्म। देखो वेक्टर है यहाँ एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में ही है, जेड में तो हमने यहाँ दिखाया ही नहीं है, जेड में शो नहीं किया है। इसका मतलब हमें यहाँ पे जो ए का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है और जो ए का वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है उसको हमें लिखना है। क्या हो जाएगा ये, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये आ गया बच्चों हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में। बात समझ में आई है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को कॉमन ले लो या ऐसे लिख दो, अलग अलग कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको अलग कर लेते हैं, 8 को tan थीटा की वैल्यू पूछ। क्या बच्चों यहां तक समझ आ गया, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। चलो देखो यहां पे आप ऐसे भी कर सकते हो इसे, अगर ज्यादा शॉर्ट में करना चाहो, ए कॉस थीटा आई कैप है ना, देखो ए कॉस थीटा आई कैप है, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ए एक्स का वेक्टर प्लस ए वाई का वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे रहने दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा। भाई ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए ही आता है मैग्नीट्यूड। इसको आप जो अगर ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड ही होता है। भाई वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लगाओगे, इसके ऊपर वेक्टर लगाओगे। बात समझ में आ रही है, यदि इसके ऊपर वेक्टर लगा होगा तो इसका मतलब ये, भाई एरो लगा होगा तो ये वेक्टर आएगा, अगर ये इसको हम विदाउट वेक्टर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड ही है। बात समझ में आ गई। चलो अब लिखते हैं, देखो सातवां था हमारे पास कि ये है ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, होल स्क्वायर छोड़ो, ये है कुछ ऐसे था ना, ए एक्स का स्क्वायर इस तरीके से था, ए वाई का स्क्वायर। देखो बच्चों इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहां देखो कोई कठिन नहीं, ए एक्स का मान कितना है, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए वाई की वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। कैसे हो जाएगा बच्चों, ये वही ए स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे समझ में आ रहा है बच्चों, कुछ भी कठिन नहीं है ये। अब क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। कर दो भाई, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू कितनी आएगी ए। तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया, ए ही आएगा। इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके से क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। भाई ए ये ही आया, ये भी ए आया, तो यानी कि वेक्टर, इसका मतलब इससे क्या पता चलता है कि ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आते हैं बच्चों डायरेक्शन पे, मिटा दें। अब आते हैं डायरेक्शन पे कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर 8 पे था टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये देखो परपेंडिकुलर, ये भी तो ए साइन थीटा ही है, ये भी तो ए साइन थीटा है। परपेंडिकुलर अपॉन यानी कि परपेंडिकुलर ए साइन थीटा अपॉन कितना है, ए कॉस थीटा। अब ये ए साइन थीटा क्या है, ए वाई, ये कितना है ए एक्स। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया, ए वाई अपॉन ए एक्स, ए वाई अपॉन ए एक्स। क्लियर हो गया बच्चों। चलो इससे रिलेटेड सवाल करते हैं, ताकि जितना आपने अभी तक सब सीखा है वो आपका क्लियर हो जाए। सवाल करें, चलो देखो वेक्टर ए की वैल्यू दी गई थी, ये इतनी है वेक्टर ए की वैल्यू 5i कैप 12j कैप। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमें। मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, देखो बच्चों ये एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यार आपको इससे पहले फार्मूला बताया गया था, कितना था, अंडर रूट के अंदर ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। बच्चों कर दो, होल स्क्वायर कर दो, यानी कि एक्स डायरेक्शन में कौन सा है, जो आई कैप वाला है, 5 का स्क्वायर कर दो, प्लस वाई डायरेक्शन में कौन सा है, जो जे कैप वाला है, 12 का स्क्वायर कर दो। कितना मान आ जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 169, और 169 का रूट कितना आता है 13 आता है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब अगर बच्चों कभी 3D में होता है, मान लिया अभी देखो अभी तो 2D में ही है, आई कैप है, जे कैप है, हो सकता है के कैप भी होता है, हो सकता है के कैप भी होता है, फिर मैग्नीट्यूड कैसे आता है। ठीक है, अगर यदि वेक्टर किसमें है 3D में है, तो मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण कैसे निकलेगा बच्चों, वेक्टर ए अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी तब। ठीक है, बस ऐसे निकाल देना है। यहां पे क्या शामिल हो जाता, यदि यहां पे क्या होता है 5i कैप है, 12j कैप है, -3k कैप होता है, या k कैप की कोई भी वैल्यू होती, तो उसको भी हम ऐसे ही ऐड कर लेते, इसमें उसका भी स्क्वायर आ जाता, उसको भी जोड़ के लिख देते। ठीक है, सवाल है बच्चों फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p। देखो अब जैसा इससे पहले मैंने बताया था, यदि आपका वेक्टर तीनों डायरेक्शन में है, x में भी हो, y में भी हो और z में भी हो, तो उसको कैसे फाइंड करना है, बहुत ही आसान है बच्चों, कोई भी नया कोई झंझट नहीं है इसमें। मैग्नीट्यूड के लिए इस तरीके से क्या क्या था, हमने p x डायरेक्शन में कितना है उसका स्क्वायर कर दो, p y डायरेक्शन में कितना है उसका स्क्वायर कर दो, p की वैल्यू z डायरेक्शन में कितनी है उसका स्क्वायर कर दो, कहानी खत्म। बस ये लो कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस किसका -4 का स्क्वायर कर दो बच्चों। ये आ गया आपका 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस 4 4 जा 16, 16 और 4 20 और 9 कितना हो गया अंडर रूट के अंदर 29। ये वैल्यू आ गई आपकी बच्चों। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p कितना आ गया √29 आ गया बच्चों। ठीक है, उतार लो सवाल। वेक्टर a की वैल्यू गिवन है और हमसे वेक्टर a की वैल्यू गिवन है
और हमसे पूछा गया फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के लिए बच्चों आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर क्या क्या, यूनिट वेक्टर में क्या क्या आता है भाई। यूनिट वेक्टर की वैल्यू आपको बताई थी, ए कैप इज इक्वल टू क्या होता था, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इसका वेक्टर ए भाई कितना हो जाएगा, देखो वेक्टर ए, तो हम वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है 3 आई कैप प्लस के 4 जे कैप, अपॉन में मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चों इसका, अरे अभी तक हम मैग्नीट्यूड ही तो निकालते आए हैं, ये मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इस मेथड से निकलेगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर इसका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 9 कितना हो गया, रूट 25, ये कितना आ गया 1/5 आ जाएगा, और 3 आई कैप प्लस के 4 जे कैप, ये आ गया बच्चों आंसर। बच्चों समझ में आया, क्लियर हो गया, क्लियर, चलो उतार लो जल्दी से। यदि आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है और उसका हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या होता है इस फॉर्म में यदि दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड भाई क्या हो जाता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सीख लिया आपने, चाहे आपके पास 3D में हो चाहे 2D में हो, मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड करते हैं, रूट के अंदर उनका क्या कर देते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बच्चों, एक सवाल है बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। देखो बच्चों बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए बराबर कितना है 3 आई कैप प्लस के 4 जे कैप एंड वेक्टर बी बराबर 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप, फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज वेक्टर बी। फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज वेक्टर बी एंड पैरेलल टू वेक्टर ए। कहने का मतलब है कि हमें एक ऐसा नया वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की तरह हो और जो वेक्टर ए के पैरेलल हो, जो वेक्टर ए के पैरेलल हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वेक्टर बी की तरह हो और क्या हो, वेक्टर ए की तरह क्या हो, पैरेलल हो। अच्छा इसका मतलब माना वो वेक्टर, लेट द न्यू वेक्टर इज सी। हमने उस वेक्टर को क्या मान लिया, सी मान लिया। ठीक है, हमने उस वेक्टर को क्या मान लिया बच्चों, सी वेक्टर मान लिया। अब वो सी वेक्टर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड तो किसके बराबर है, वेक्टर बी के बराबर है। अगर ये वेक्टर सी है तो ये किसके पैरेलल है, वेक्टर ए के पैरेलल है। क्या है, वेक्टर ए के पैरेलल है। तो वेक्टर सी कहने का मतलब क्या, अगर हम देखो वेक्टर सी को यदि हम लिखते हैं वेक्टर सी, तो क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, और इसकी डायरेक्शन भी तो आएगी, क्या आएगी, डायरेक्शन भी आएगी। इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, कैप लगा दी। ठीक, अब देखो बच्चों कि वो वेक्टर कैसा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी की तरह, तो इसका मैग्नीट्यूड है भाई, वेक्टर बी की तरह क्या है, सेम मैग्नीट्यूड एज वेक्टर बी। इसका मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला आपको पता ही है। वेक्टर बी का यदि हम मैग्नीट्यूड निकालें कहां, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49। अब 24 का स्क्वायर निकालो जल्दी से, 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 6 9 8 17 का 7, 576 आ जाएगा, प्लस के 5 7 6। अब 5 7 6 इन दोनों को यदि हम ऐड करें, 49 ऐड कर दिया हमने, 9 और 6 15 का 5, 7 का 4 11 का 12 का 2, 625 आ गया। 625 का अंडर रूट कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 25 आ जाएगा। चलो वेक्टर सी किसके इक्वल होगा, देखो हमने अब आपको बताया कि इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया। कहने का मतलब ये इस तरीके से होगा कि वेक्टर सी इज इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी किसके बराबर, वेक्टर बी के बराबर, तो इसका मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर, अब इसकी डायरेक्शन भी तो लिखनी पड़ेगी बच्चों में। इसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, डायरेक्शन इसकी वही तो होगी जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर ए के पैरेलल है। देखो वेक्टर ए के पैरेलल का मतलब क्या है कि इसकी सी की डायरेक्शन भी वही रहेगी जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है। अब वेक्टर ए की डायरेक्शन का मतलब क्या है कि डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। अब भैया वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर यदि हम निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। निकाल दो भाई, वेक्टर ए कितना आएगा बच्चों, 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस के 4j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 3 का स्क्वायर 9 प्लस के 16 बराबर कितना आ गया, 3i कैप प्लस के 4j कैप अपॉन में 25 आ जाएगा अंडर रूट, तो 25 का अपॉन 5 आ गया। यह आ गया हमारे पास इसका डायरेक्शन, ए का डायरेक्शन। अब देखो ये एक्चुअल में क्या बना, वेक्टर सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और यहां से कुछ समझ में आया बच्चों, अरे सारा खेल यहीं पर ही है। उन्होंने कहा कि जो नया वेक्टर सी बनना है उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की तरह है। और अब उसमें क्या है, डायरेक्शन भी तो है, डायरेक्शन, उसने डायरेक्शन तो नहीं दी। अब उसने कहा लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, पैरेलल टू वेक्टर ए, वेक्टर ए के साथ पैरेलल है वो। तो जो वेक्टर ए की डायरेक्शन होगी वही तो सी की डायरेक्शन होगी। तो हमारे पास सी की वैल्यू तो थी नहीं, हमारे पास ए की वैल्यू थी, हमने ए की डायरेक्शन निकाल ली। ए की डायरेक्शन कितनी आ गई, ये आ गई। तो हम क्या लिख देंगे, अब इसी को पुट कर देंगे। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आया था, 25 गुणा वेक्टर ए कितना है बच्चों, सॉरी ए कैप की वैल्यू कितनी आई, 3i कैप प्लस के 4j कैप अपॉन 5। ये वैल्यू आई, 5 से काट दो, 5 टाइम्स, इसका मतलब कितना आया, सी कैप बराबर आ गया 5, तो ये 15 हो जाएगा। इसमें गुणा कर दो अंदर, 15i कैप प्लस के 5 चौक 20j कैप। ये आ गया भैया आपका वेक्टर सी की वैल्यू आ गई, वेक्टर सी का मान ये आया। बच्चों अब आपको समझ में आया नहीं आया, पहले बताओ जल्दी जल्दी से, समझ में आया नहीं आया। बहुत अच्छी तरह आपको समझाया गया, ठीक, फिर भी एक बार समझा देता हूं। देखो इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना दिया हुआ, वेक्टर बी इतना, फाइंड द वेक्टर, या ये कह सकते हैं फाइंड द न्यू वेक्टर, न्यू कह लो चाहे यहां पे, है ना, फाइंड द न्यू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेक्टर बी एंड पैरेलल टू ए। कोई नया वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की तरह हो और वो वेक्टर ए के साथ पैरेलल हो। इससे क्या पता चल रहा हमें कि भाई वेक्टर सी को हम कैसे लिखते हैं, जैसे लिखते हैं वेक्टर को, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब उसका मैग्नीट्यूड हमें पता था कि वेक्टर बी की तरह था, वेक्टर बी का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, कितना आया बच्चों, 25 आ गया। अब उसने कहा कि पैरेलल टू वेक्टर ए, अब इसकी डायरेक्शन देखनी थी हमने। जब हमें ये बोल दिया कि ये वेक्टर वेक्टर ए के साथ क्या है, पैरेलल है, उसके समांतर है, तो अब हमें ये पता चल गया कि इसकी जो दिशा थी वो वेक्टर ए की ही दिशा है, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। तो जो वेक्टर ए की डायरेक्शन होगी वही सी की डायरेक्शन होगी। तो अब हमने वेक्टर ए की डायरेक्शन निकाल ली। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या, यूनिट वेक्टर यूज होता है। यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। हमने यहां से ये निकाल ली, इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। देखो वेक्टर बी, सॉरी मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ए कैप। समझ में आया बच्चों? तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में मेहनत करते रहें, नोट्स बनाते रहें। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।